दोस्तों, चलिए आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी रहस्यमयी कहानी के अंदर गोता लगाते हैं जिसके बारे में हम सबने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। एक ऐसी सुनहरी नगरी जो पूरी तरह से सोने की बनी थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक समुद्र की लहरों में हमेशा के लिए खो गई। सदियों तक दुनिया इसे सिर्फ एक मिथिक, सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी मानती रही। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वो पौराणिक कथा कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सच हो। आज हम प्राचीन ग्रंथों के पन्नों से निकलकर एक बेहद रोमांचक आधुनिक पुरातात्विक खोज तक का सफर तय करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए। आइए खुद को साल 1983 के गुजरात के ओखा तट पर ले चलते हैं। अरब सागर की लहरें बेचैनी से किनारे से टकरा रही थीं। तभी भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर एसआर राव और उनकी टीम ने गोताखोरी के भारी भरकम उपकरणों के साथ उस धुंधले नीले पानी में छलांग लगा दी। जैसे जैसे वे गहराई में उतरे, उन्हें रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा दिखाई दिया जो बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं था। इंसानों द्वारा तराशी गई बड़ी बड़ी चट्टानें, भव्य दीवारें, मानो पानी के अंदर एक पूरा का पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा हो। और बस यहीं से उस सवाल ने जन्म लिया जिसने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए। क्या सचमुच समंदर की गहराइयों में एक पूरा शहर दफन है? चलिए इस कहानी के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। स्वर्ण द्वारका का मिथक। ग्रंथों के अनुसार मथुरा में कंस के वध के बाद और जरासंध के 17 भयंकर हमलों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक ऐसा शहर बसाने का फैसला किया जिसे कोई भेद ना सके। उन्होंने समुद्र देव से जगह मांगी और उन्हें 12 योजन भूमि मिली। अब 12 योजन सुनने में शायद समझ ना आए, पर इसका मतलब है लगभग 153.6 किलोमीटर। जरा कल्पना कीजिए, इतने विशाल क्षेत्र पर देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने एक ऐसी नगरी बनाई जो मानवीय सोच से परे थी। और ये कोई मामूली शहर नहीं था। भागवत पुराण बताता है कि यहाँ 900 से ज्यादा भव्य महल थे जो सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जगमगाते थे। लेकिन सबसे खास बात इसकी भव्यता नहीं बल्कि इसका आत्मनिर्भर होना था। वहां उन्नत सिंचाई प्रणाली थी, स्वच्छ जल के तालाब थे और एक इतना शानदार बंदरगाह था जहां दुनिया भर से विदेशी व्यापार के लिए जहाज आते थे। एक तरह से ये पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ये है हमारा दूसरा अध्याय, समुद्र में समाया शहर। कहते हैं ना, जहां इतना भव्य निर्माण होता है वहां अक्सर एक दुखद अंत भी इंतजार कर रहा होता है। वो शहर जिसे स्वयं भगवान ने बसाया था, आखिर वो डूब कैसे गया? पौराणिक कथाओं में इसके 2 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला, महाभारत युद्ध के बाद गांधारी का दिया हुआ श्राप। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से टूट चुकी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह उनका वंश खत्म हुआ है उसी तरह यदुवंश का भी विनाश होगा। और दूसरा कारण था एक भयंकर भूल। श्री कृष्ण के बेटे सांब ने महान ऋषियों के साथ एक मजाक किया, जिससे क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दे दिया कि सांग एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे वंश को खत्म कर देगा। और देखिए कि ये श्राप कैसे हकीकत में बदले। सांब के उस लोहे के मूसल को पीसकर समंदर में फेंक दिया गया था, जिसे एक मछली ने निगल लिया और वही टुकड़ा आगे चलकर जरा नाम के एक शिकारी के तीर का हिस्सा बन गया। वहीं दूसरी तरफ गांधारी के श्राप का असर दिखने लगा। यदुवंशियों में अहंकार आ गया और प्रभास तीर्थ पर वे आपस में ही लड़ मरे। अंत में उसी शिकारी का तीर गलती से श्रीकृष्ण को लग गया। उनके शरीर त्यागते ही वो चमचमाती स्वर्ण नगरी द्वारका हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में डूब गई। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मिथक से हकीकत की तरफ पहला कदम, पानी के नीचे मिले पहले सुराग। बहुत लंबे समय तक इस पूरी घटना को सिर्फ एक धार्मिक कथा ही माना जाता रहा। लेकिन बदलाव तब आया जब अरब सागर के ऊपर से उड़ने वाले पायलटों और वहां के मछुआरों को पानी के नीचे कुछ अजीब सीधी रेखाओं जैसी आकृतियां दिखाई देने लगी। ये बिल्कुल किसी पुराने शहर के खंडर जैसी लग रही थीं। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1970 के दशक में, जब 6ठी शताब्दी का एक ताम्रपत्र यानी कॉपर प्लेट मिली। राजा सिंधत के इस दस्तावेज में एकदम साफ शब्दों में लिखा था कि यहाँ भगवान श्रीकृष्ण निवास करते थे। सोचिए, ये पहला ठोस ऐतिहासिक सबूत था जिसने एक मिथक को इतिहास से जोड़ दिया। यहीं से हमारी पुरातात्विक जासूसी कहानी में रफ्तार आती है। चौथा अध्याय, डॉक्टर राव की अथक खोज। मिलिए इस कहानी के असली हीरो से, डॉक्टर एसआर राव। उनका मानना था कि हमारे प्राचीन ग्रंथ महज कहानियां नहीं बल्कि ऐतिहासिक नक्शे हैं। लेकिन उस समय भारत में मरीन आर्कियोलॉजी एकदम नई चीज थी।
सरकार की तरफ से कोई खास फंड भी नहीं था और कई लोग तो उनकी बात का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर राव ने यह अभियान कितने में शुरू किया? सिर्फ 800 रुपए में। जी हां, आज शायद एक अच्छी फिल्म की टिकट भी इससे महंगी हो। उन्होंने अपनी खुद के वेतन से पैसे लगाए और बिना किसी एडवांस रोबोट के उनके गोताखोरों ने अपने हाथों से समंदर की सतह को खंगाला। और समंदर के 30 मीटर नीचे उनकी इस जबरदस्त मेहनत का जो नतीजा निकला वो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्हें 560 मीटर लंबी इंसानों द्वारा बनाई गई दीवारें मिली। पत्थरों की कटाई इतनी सटीक थी कि आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाएं। इसके अलावा वहां 3 छेद वाले बड़े बड़े नेविगेशन एंकर मिले। ये एंकर इस बात का चीख चीख कर सबूत दे रहे थे कि ये जगह कोई साधारण बस्ती नहीं थी, बल्कि एक बेहद एडवांस्ड और व्यस्त बंदरगाह था। इतने सबूतों के बाद भी दुनिया के कुछ इतिहासकारों ने इसे मानने में आनाकानी की। तब डॉक्टर राव ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि जब रोम, एथेंस और बेबीलोन की खुदाई हो सकती है तो द्वारका की क्यों नहीं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि दुनिया को एक चुनौती थी कि हमारे प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ आस्था के चश्मे से नहीं, बल्कि इतिहास के नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। अब आते हैं 5वें और सबसे अहम अध्याय पर, विज्ञान और डूबने का सच। डॉक्टर राव ने तो रास्ता दिखा दिया था, लेकिन इसे साबित करने के लिए आधुनिक विज्ञान की मोहर जरूरी थी। फिर साल 2001 में वैज्ञानिकों और नौसेना की एक टीम ने हाईटेक सोनार का इस्तेमाल करके उस जगह का डिजिटल नक्शा बनाया। वहां से जो कलाकृतियां निकाली गईं, जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो नतीजे सचमुच दिमाग घुमा देने वाले थे। कुछ अवशेष 5000 साल पुराने निकले, यानी एकदम महाभारत काल के सटीक समय के, और कुछ अवशेष तो 9000 साल पुराने थे, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के समय की ओर इशारा करते हैं। ये एक निर्विवाद सबूत था कि समंदर के नीचे एक प्राचीन और बेहद समृद्ध संस्कृति दफन है। लेकिन वो शानदार शहर डूबा कैसे? यहां विज्ञान हमें एक नई और बेहद दिलचस्प थ्योरी देता है। अमेरिका के प्रोफेसर रेंस की रिसर्च के मुताबिक आज से लगभग 11000 साल पहले समंदर का पानी आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे था, लेकिन 5000 ईसा पूर्व के आसपास पूरी दुनिया के महासागरों के स्तर में अचानक और बहुत तेजी से इजाफा हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे किसी भयंकर सुनामी या बहुत बड़ी वैश्विक आपदा का हाथ रहा होगा। अब इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत और माइंड ब्लोइंग हिस्सा ध्यान से सुनिए। इन दोनों पहलुओं को एक साथ रखकर देखिए। एक तरफ हमारे पास पौराणिक कथा है जो बताती है कि एक श्राप की वजह से शहर रातों रात समंदर में समा गया, और दूसरी तरफ हमारे पास ठोस वैज्ञानिक डेटा है जो चीख चीख कर कह रहा है कि ठीक उसी समय काल में एक अचानक आई सुनामी या भारी बाढ़ ने उस पूरे तटीय शहर को निगल लिया था। विज्ञान और मिथक दोनों बिल्कुल एक ही सत्य की कहानी सुना रहे हैं। और ये विरासत कोई भूली बिसरी कहानी नहीं है, ये आज भी हमारे बीच जिंदा है। साल 2024 में खुद भारत के प्रधानमंत्री उस जगह गहरे समंदर में उतरे। उन्होंने पानी के नीचे जाकर उस प्राचीन शहर के अवशेषों को मोर पंख अर्पित किए। ये पल कोई आम पल नहीं था दोस्तों, ये आधुनिक भारत का अपनी जड़ों, अपनी उस ऐतिहासिक विरासत को गर्व से गले लगाने का पल था जो सदियों से समंदर की खामोशी में छिपी हुई थी। द्वारका की इस असाधारण खोज ने हमारे सामने एक बहुत बड़ी बात साबित कर दी है कि आस्था और विज्ञान एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हैं। डॉक्टर राव के उस 800 रुपए के शुरुआती संघर्ष से लेकर आज की अत्याधुनिक सोनार मैपिंग तक इस सफर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो अंत में एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं, हमारी इन पुरानी कथाओं में और समंदर की इन खामोश लहरों के नीचे ऐसे और कितने प्राचीन सत्य दफन हैं जो आज भी बस विज्ञान के वहां पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे इस खास विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और खोजते रहिए।